है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए अरुण जी, मैं आपके पास लौटूंगी, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर दोनों ही पीछे चल रहे हैं। राघोपुर की अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और साथ ही तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो वो भी फिलहाल जीत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव महुआ सीट से पीछे, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी, परिणाम से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। अरुण जी, रखिए अपनी बात। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी दोनों फिलहाल पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी जो है बहुत राउंड का काउंटिंग होना बाकी है, बहुत सारा उलटफेर होना बाकी है, लेकिन मार्जिन बढ़ गया। देखिए पहले कहाँ 1000, 1500 नहीं, अब 3000 का जो फासला है वो निकल कर सामने आ रहा है। अब भी उम्मीद है आपको? नहीं, बिल्कुल अभी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं, अभी तो परिणाम में बहुत उलटफेर होना बाकी है। अब किस तरह अरुण जी किस तरह का उलटफेर जरा बताएंगे? 8 बजे से लेके 11:15 बज चुके हैं, अब कौन सा उलटफेर आप सोच रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब है अभिषेक जी, जो रुझान में आगे जितनी सीटों पर एनडीए है तो अब बहुत जगह बहुत अंतराल से आगे पीछे होगा, जो अभी दिखा रहे हैं इसमें तब्दीलियां हो सकती है। अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है, 12 बजे हैं और क्लियर 1 बजे 1:30 बजे तक और स्ट्रक्चर साफ होगा। ठीक है अरुण जी, मान ले रहे हैं, मैं मानता हूं कि कुछ सीटों पर जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 122 पर अगर मेजॉरिटी है, 122 पर सरकार बनती है और एनडीए 190 पर है, यानी 68 बहुमत से भी 68 सीटें और ज्यादा। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब 70 सीटें अचानक से घट जाएंगी एनडीए की? मतलब इतना भी उलटफेर तो नहीं हो जाएगा ना कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सारी सीटें घट ही जाएंगी एनडीए की? नहीं, बिल्कुल मैं वहां नहीं, जो आंकड़े अभी रुझान में दिखा रहे हैं। हाँ। निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए उस आंकड़े को पीछे करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा चमत्कार ही हो जाए अलग बात, जो आपके स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं 190 एनडीए को दिखा रहे हैं, 49 महागठबंधन को दिखा रहे हैं। तो इसमें तो निश्चित रूप से अब हम लोगों के लिए ये विचारणीय प्रश्न है और समीक्षा का विषय है। कहाँ हमारे नेताओं ने चूक किया, कहाँ हमसे चूक हुई, आखिर बिहार की जनता ने हमारे मुद्दों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तेजस्वी यादव जी के प्रण पर मोहर क्यों नहीं लगाया, क्या कारण रहा, बहुत सारा सवाल है। उस पे विस्तार जाहिर तौर पर मैं एक मनीष पांडे जी से भी रिएक्शन ले रहा हूं। मनीष जी, क्या कहेंगे? इस जीत को कितना सिर झुकाकर मतलब अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में और आ जाएंगे कि अब तो हम जो चाहते हैं जनता उसी हिसाब से हमको वोट कर देती है? किस तरीके से इस जीत को लेंगे? क्योंकि बहुत ये मामूली जीत नहीं है, बहुत प्रचंड जीत है ये। देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं बिहार की जनता को सिर झुकाकर शत नमन करता हूं, और जिन्होंने जो विश्वास एनडीए गठबंधन को दिखाया है, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए। और हम कभी अति उत्साह में नहीं रहे, हम सभी लोगों ने हमेशा, पूरा गठबंधन, हमारा एनडीए गठबंधन ज़मीन पर उतरकर काम किया। और देखिए, हम लोगों ने चुनाव में यह महसूस किया निश्चित रूप से कि हमने जो प्रयास किए जनता के बीच, ठीक है बहुत सारे काम अधूरे हैं, मैं मानता हूं। अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसा वर्ग है जिसको अभी भी सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो शिकायत करने वाले लोग थे अभिषेक जी, वो उम्मीद भी हम ही से लगा रखे थे। चुनाव में आपके रिपोर्टरों को जो बाइट देते थे अभिषेक जी, उनको उम्मीदें भी हम ही से दिख रही थी उनके, ठीक है कई ऐसे तो देखिए, यह एक विषय ऐसा था चुनाव में जो हमें उम्मीद बांध रहा था। और निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने बिहार के लिए वोट किया, किसी दल के लिए वोट नहीं किया है, किसी गठबंधन के लिए वोट नहीं किया है। और विकास का की जो रफ्तार बिहार पकड़ चुका है,
उस रफ्तार को और रफ्तार देने के लिए बिहार के लोगों ने वोट किया है। और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार 2014 के बाद से जो रफ्तार पकड़ी है उसको और गति मिलेगी, और बाढ़ की समस्याएं, पलायन की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, ठीक है, बिल्कुल। उद्योग सर, मैं की लौटूंगी आपके पास। समस्याएं, सोनाली आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जनसुराज की प्रवक्ता है। सोनाली जी, कहाँ कमी रह गई, कहाँ खामी रह गई? कहा जा रहा था कि संन्यास ले लेंगे अगर जेडीयू ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, ज्यादा सीटें लेकर आ गई। जी सबसे पहली बात तो जो भी रिजल्ट्स हैं उसे हम 100% स्वीकारते हैं, और ये हम डेफिनेटली मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी ये परिणाम आए हैं। लेकिन मैं इस बात में अपनी पार्टी की बहुत बड़ी जीत मानती हूँ कि अभी भी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पलायन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, तो जो ये मुद्दा हमने बिहार के राजनीति में लाके खड़ा किया, इसमें हम अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि इस मुद्दा का निदान ही बिहार की जनता का जीत है और बिहार की जनता की जीत ही हमारी जीत है। और सबसे बड़ी बात ये सोनाली जी, इतनी मतलब पार्टी की इतनी दुर्गति के बाद भी आप क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रही हैं। मतलब इतनी बड़ी बुरी हार हो गई, दुर्गति हो गई आपकी पार्टी की, और आप किस चीज का क्रेडिट ले रही हैं? अगर ये आपके मुद्दे थे तो जनता ने आपको क्यों नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल, इसका मतलब है ना कि आपके मुद्दे जनता ने नहीं एक्सेप्ट किए और एनडीए ने जो कहा उसे जनता ने स्वीकारा। फिर आप कैसे कह रही हैं कि आपके मुद्दे पर एनडीए को वोट पड़ गया? देखिए, अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये जो कहते हैं ना कि फेयर फील्ड पे इलेक्शन अगर ये हुआ होता तो परिणाम बिल्कुल कुछ और होते। लेकिन जिस ढंग से सरकार ने अंतिम समय पे 10,000 रुपये को बांटने का काम किया है, मानदेय बढ़ाने का काम किया है, योजनाओं के सैलरी बढ़ाने का हार्ड कैश जिस ढंग से बांटा है, तो डेफिनेटली ये चुनाव को प्रभावित करता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये इलेक्शन फेयर फील्ड पे हर पार्टी ने नहीं लड़ा है। 30,000 करोड़ की घोषणा की गई। प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अभी भी ये कहूंगी, ये प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? पहले सोनाली जी ये तय हो जाए। जी, वो प्रशांत किशोर जी संन्यास नहीं ले रहे हैं, और इसकी भी वजह मैं ये बताती हूँ। हाँ। ये स्टेटमेंट प्रशांत किशोर जी ने तब दिया था जब ये फ्री जो कैश बांटे गए हैं, बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। सोनाली जी मतलब गजब बात करिए, मतलब सोनाली जी इतना भी आपको स्थिति परिस्थिति अब तो सब कुछ बदल गया ना, आपको स्वीकारना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने चुनाव से 4 दिन पहले तक ये दावा किया है कि अगर जेडीयू को 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये चुनाव से 4 दिन पहले भी उन्होंने ये दावा किया है। आप तो कैसी बात कर रही हैं? कि जब अगर इलेक्शन सभी पार्टी फेयर फील्ड पे लड़ेगी तभी तो ये बात आएगी ना। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जीविका एक पूरा सरकारी सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करते हैं, बताइए ना, जनता भी जानना चाहती है, और उससे आपको लगता है जो परिणाम आ रहे हैं ये भी अनफेयर है? मिसकंडक्ट का हर्जाना जनसुराज नहीं भुगतने वाली है। ठीक है, एलजेपीआर के ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रजेश जी, सवाल ये उठता है, मुझे लगता है कि सोनाली जी तो खैर, सोनाली जी आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं। ब्रजेश जी, क्या ये पता 6 अक्टूबर को, माफ कीजिए, 6 अक्टूबर को ऐलान हो गया चुनाव का, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने सारे पैसे बांटे होंगे। उसके बाद भी प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार जीतेंगे। बांटे गए हैं, ये बात आप यू नीड टू चेक द फैक्ट, यू नीड टू चेक द फैक्ट। 10,000 रुपया जो सरकार के द्वारा दिया गया था, ये स्वरोजगार के लिए दिया गया था, और जो भी जो जीविका दीदी है वो स्वरोजगार करेंगी, उनको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। और ये जो आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमने कैश बांटा है, ये कैश नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ गया उसके पहले ही हमने जो है जीविका दीदी को 10,000 स्वरोजगार करने के लिए दिया था, ये कैश नहीं बांटा गया है। और इस टाइप के आरोप लगा करके ही आपकी जो पार्टी की ये दुर्गति हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप लोग केवल आरोप लगाया और आपने जमीन पे काम ही नहीं किया। आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है, सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन आपके पास नहीं था, और केवल आप आरोप लगाते गए, उस पे आपने केवल आरोप लगाया, आपने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जनता को। इसी कारण से आपकी ये दुर्गति हुई है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबर?